नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा क्लास 11th अकाउंटेंसी के कंटिन्यूस क्लास प्रारंभ हो चुकी है। इस श्रेणी में मैं आप लोगों को व्यापारिक सौदों का लेखांकन चैप्टर 3, जिसमें प्रैक्टिकल पोर्शन हमारा है लेखांकन समीकरण। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया और आपको एक या दो प्रैक्टिकल्स भी आपने देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे वीडियो तो उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। तो बच्चों, हम देखते हैं आज इसी श्रेणी में एक क्वेश्चन नंबर 3, जो हम आप लोगों को नवबोध प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित नवबोध लेखाशास्त्र पुस्तक पालन एवं लेखाकरण क्लास 11 के मैं प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम क्रियात्मक प्रश्न बैक साइड के आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं। उसी में से आज मैं आपको प्रश्न क्रमांक 3 बताने जा रहा हूं कि प्रश्न क्रमांक 3 में आपको ट्रांजैक्शन क्या बोला है और किस प्रकार से हमको इक्वेशन तैयार करना है। तो बच्चों, हम देखते हैं, क्वेश्चन क्लियर कर लें पहले। तो क्वेश्चन में हमको बोलता है कि निम्नलिखित लेन देनों के संबंध में लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन डेवलप बोलता है। तो अब हमको यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। क्या क्या ट्रांजैक्शंस है? तो यहाँ मोहन ने नगद राशि से व्यापार प्रारंभ किया है, माल नगद खरीदा है, माल नगद बेचा है 10,000 रुपए के माल को 12,000 में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फर्नीचर उधार खरीदा है, माल उधार खरीदा है और जिनसे उधार खरीदा था उनको पेमेंट्स किया है और सैलरी पे किया है। तो हम एक एक ट्रांजैक्शन देखते हैं बच्चों कि उसका इक्वेशन में क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से हमारा इक्वेशन तैयार होगा। तो हम देखते हैं हमारा। तो सबसे पहले इसका आप कॉलम बना लीजिएगा। तो कॉलम बनाएंगे तो पहला कॉलम हमारा डेट का आ जाएगा, डेट या क्रमांक, और उसके बाद आपका पर्टिकुलर। और पूरे पार्ट को हम दो भागों में बांट दिए हैं, जिसमें हमारा एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है। तो यहाँ पे एसेट्स में हमारा कैश इन हैंड, गुड्स अर्थात स्टॉक, डेटर्स अर्थात जिसको हमने उधार माल बेचे हैं, और एसेट्स अगर हमने अपने बिजनेस में उपयोग करने के लिए कोई मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि लिए हैं। उसी प्रकार लायबिलिटी साइड में आएगा ओनर का कंट्रीब्यूशन, कैपिटल, और थर्ड पर्सन बाहरी लोगों से अगर आपने कोई उधार लिए हो तो क्रेडिटर्स। तो आपको ट्रांजैक्शंस में आप पर्टिकुलर में चाहें तो आप प्रश्न को शॉर्ट में हिंदी में लिख सकते हैं या तो प्रश्न को शॉर्ट में इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं, यहाँ बोलता है मोहन ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया, राशि लगा रहा है, अमाउंट लगा रहा है 50,000 रुपये। तो सबसे पहले हमारे बिजनेस में कैश इन हैंड कितना आएगा बच्चों? 50,000 रुपीज़। तो यहाँ हम 50,000 लिख देंगे। और इसका स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और उसी दिन किसने वो पेमेंट किया है? स्वामी अपने निजी धन को व्यापार में लगाया है। हम किसी से उधार नहीं लिए हैं, ओनर ने लगाया, जिसको हम ओनर इक्विटी कहते हैं। और इसको हम न्यू इक्वेशन के रूप में शो कर देंगे दोबारा। तो 50,000 हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन के लिए कैश इन हैंड है, और कैपिटल के रूप में हमारे पास कितना है? 50,000 रुपये कैश हमारे पास ओनर का कंट्रीब्यूशन है। तो दोनों साइड का हमारा सेम होगा। दूसरा ट्रांजैक्शन बोलता है माल नगद खरीदा, परचेज गुड्स फॉर कैश, 30,000 रुपये का माल नगद खरीदा बोल रहा है। जैसे ही आप 30,000 रुपये का माल खरीदोगे, 30,000 रुपीज़ आपके पास से कैश इन हैंड कम हो जाएगा, अर्थात आपके पास कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये हो जाएगा। इसका दूसरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि तत्काल आपके पास 30,000 रुपये का स्टॉक माल के रूप में स्टॉक आया है, गोडाउन में आया है। तो आपके दुकान में, शॉप में कितने का गुड्स हो गया? स्टॉक हो गया 30,000 का। इसका अदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लायबिलिटी साइड में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओनर की कैपिटल उतनी ही है ना। उसी पैसे का हम उपयोग कर रहे हैं, हमने अन्य कोई किसी से उधार आदि नहीं लिए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, तो दोनों साइड का हमारा टोटल आ रहा है न्यू इक्वेशन के रूप में 20,000 और 30,000 इक्वल आपका अभी भी क्या है? 50,000 है। अगला ट्रांजेक्शन को बोलता है
माल नगद बेचा, जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपीज थी उसको 12,000 में बेचा है, मतलब 10,000 रुपए के माल को उसने 12,000 रुपए में बेचा है। तो जैसे ही आप 10,000 का माल बेचोगे तो आपके पास से 10,000 रुपीज का माल तुरंत क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉक में से 10,000 रुपीज क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आप माल बेच दिए हो। तो आपके स्टॉक में केवल कितने का माल बचा, 20,000 का। और 10,000 के माल को आपने कितने में बेचे हो, नगद 12,000 में। तो 12,000 रुपये आपके तुरंत कैश इन हैंड आ रहा है, तो आपका कैश इन हैंड बढ़ गया। आपके पास कैश इन हैंड बढ़ के कितना हो गया, 32,000 रुपीज हो गया। अब यहाँ पे 10,000 के माल को आपने 12,000 में बेचे हो, अर्थात 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट किसकी होगी, ओनर की होगी। तो ओनर की क्या कंट्रीब्यूशन क्या है, कैपिटल है, तो उसकी कैपिटल 2,000 रुपीज से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 52,000 रुपीज हो जाएगी। अभी भी हमने किसी प्रकार का कोई उधार माल नहीं खरीदे हैं, उधार नहीं लिए हैं, इसलिए हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है। अब दोनों साइड का हम टोटल करें तो यहाँ पे हमको दोनों साइड क्या मिल रहा है, 52,000 मिल रहा है। अगला ट्रांजेक्शन बोलता है फर्नीचर उधार खरीदा, फर्नीचर परचेस ऑन क्रेडिट। 2,000 रुपए का फर्नीचर हम उधार खरीदे हैं, तो इसलिए हमारे पास नगद कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्टॉक गुड्स हमारा नहीं है, वो फर्नीचर है। फर्नीचर एसेट्स होती है, तो 2,000 रुपए की हमारे एसेट्स आएगी, क्योंकि इसका उपयोग हम बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने व्यापार में उपयोग करने के लिए कर रहे हैं। और इस फर्नीचर को अगर आप नगद खरीदे होते तो कैश में माइनस कर देते, लेकिन आपने यहाँ उधार खरीदे हो, तो उधार खरीदे हो इसलिए आपका क्रेडिटर्स अकाउंट खुल जाएगा, क्योंकि भविष्य में आपको 2,000 रुपये जिससे आप उधार खरीदे हो उसको आपको रिफंड करना होगा। तो इस तरह से न्यू इक्वेशन देखें तो कैश इन हैंड हमारे पास 32,000 है, 20,000 रुपीज़ हमारे पास स्टॉक गुड्स के रूप में है, कोई उधारी नहीं दी हमने, बेचे हैं। 2,000 रुपये का हमारे पास फर्नीचर अवेलेबल है। 52,000 रुपीज़ हमारे ओनर की कैपिटल्स हो गई है। हमारी ओनर की कैपिटल कितनी हो गई है, 52,000 हो गई है। और 2,000 रुपीज़ हमारा अभी भी क्रेडिटर्स बना हुआ है, जिसको हमको फ्यूचर में लौटाना है। उसके पश्चात नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलता है माल उधार खरीदा 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये का उधार माल खरीद रहे हो, तो 20,000 रुपये का माल आपके पास आएगा, तो आपका स्टॉक बढ़ गया। पहले से 20,000 का स्टॉक था, अब आपका कितने का स्टॉक हो गया, 40,000 का। उधार खरीदे हैं इसलिए कैश कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो हमारे पास तिजोरी में 32,000 ही रहेगा। न तो हमने कोई एसेट्स खरीदे हैं, इसका सेकंड इफेक्ट पड़ेगा, उधार खरीदे हैं तो जिन व्यक्तियों से हम उधार माल खरीदते हैं या उधार संपत्ति खरीदते हैं उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो हमारा क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज़ से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमारी बढ़ गई है, तो बाहरी लोगों का हमको कितना वापस करना पड़ेगा, आपका 22,000। और ओनर की कैपिटल ऑलरेडी कितनी बनी हुई है, 52,000 बनी है। तो इस तरह से आप टोटल दोनों साइड का करेंगे तो आपको 74 मिलेगा। और न्यू इक्वेशन कहलाएगा हमारा, वर्तमान में इनके पास कैश इन हैंड 32,000 से 32,000 है, स्टॉक 40,000 है, डेटर्स नहीं है, फर्नीचर 2,000 का है, कैपिटल 52,000 रुपीज़ है, और क्रेडिटर्स कितना है, 22,000 रुपीज़ हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स है। उसके बाद अगला हमारा कहता है ट्रांजेक्शन्स लेनदारों को नगद दिए, पेड कैश टू क्रेडिटर्स 15,000 रुपीज़। जैसे ही 15,000 रुपये भुगतान करोगे तो आपके पास कैश इन हैंड कम हो जाएगा। तो 32,000 में से आपको क्या माइनस कर देना है, 15,000 माइनस करना है। तो माइनस करने से आपके पास कितना बच जाएगा, 17,000 कैश इन हैंड बचा है। आपने किसी प्रकार का माल खरीदे बेचे नहीं है, और न कोई फर्नीचर खरीदे हैं, न स्वामी को कोई प्रॉफिट न लॉस हुआ है। हाँ, अब यहाँ से आपका 15,000 रुपये आप पे करोगे तो आपकी उधारी 15,000 रुपये से क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज कम हो जाएगी। तो 22,000 में से आपको 15,000 को क्या कर देना है, तत्काल माइनस कर देना है। जैसे ही माइनस करोगे तो आपके पास 7,000 रुपीज़ की अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। ओनर को हमको कितना लौटाना है, 52,000 लौटाना है। 2,000 रुपये का हमारा फर्नीचर बना हुआ है, और 40,000 रुपये का एट ए टाइम हमारे पास क्या है, स्टॉक है। तो न्यू इक्वेशन के रूप में आपके पास कैश इन हैंड 17,000 रुपये 17,000 है। 40,000 रुपीज़ का आपके पास गुड्स है,
आपके पास कोई डेटर्स नहीं है, आपके पास 2000 रुपीज़ फर्नीचर्स है और कैपिटल के रूप में आपके पास 52,000 है और 7,000 रुपये आपने क्रेडिटर्स का पेमेंट बचा है देने के लिए। अब हमारा लास्ट इक्वेशन हमको कह रहा है सैलरी पे कहता है, तो अब हम यहाँ पे सैलरी पे कर रहे हैं 1,000 रुपये। जैसे ही 1,000 रुपये सैलरी पे करोगे अपने वर्कर को तो आपके पास कैश इन हैंड 1,000 से कम होकर के कितनी हो जाएगी, 16,000 हो जाएगी। अब उसके पश्चात आपको 40,000 का आपके पास सेम बरकरार रहेगा, किसी प्रकार का आपने कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं किए। 40,000 का आपको माल देने का बचा हुआ है और 2,000 रुपये का आपके पास फर्नीचर अवेलेबल है। हाँ, 52,000 में से आपका क्या हो जाएगा, 1,000 रुपये माइनस हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही सैलरी पे करेगा ओनर उसकी कैपिटल 1,000 रुपये से क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 51,000 हो जाएगा और 7,000 रुपीज़ अभी भी हमको एक्सटर्नल क्रेडिटर्स को देना बाकी है। तो इस तरह से हमारा न्यू इक्वेशन जो बनेगा, उस न्यू इक्वेशंस में कैश इन हैंड कितना आएगा, 16,000 16,000, स्टॉक आएगा 40,000 और डेटर्स का आपका आएगा नील है और फर्नीचर का आएगा 2,000, कैपिटल का आएगा 51,000 और एक्सटर्नल लायबिलिटीज का कितना आएगा बच्चों, 7,000। तो इस प्रकार ये आपका प्रॉब्लम क्या होगा, पूर्ण होगा, कंप्लीट होगा। बच्चों अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया है तो अवश्य लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को इसे शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल आप इसे अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिलते रहे। और अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।